हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि किसी रेल की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, लेंथ ऑफ रेल पर बात कर रहे थे कि क्या रेलवे में रेलवे ट्रैक में एक स्टैंडर्ड रेल जो आप इस्तेमाल करते हो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। इस पर हमारी आपकी बात चल रही थी और आपने बताया था कि जैसा कि अभी तक चला आ रहा है, इंडिया में हिसाब किताब ऐसा है कि इंडिया में अगर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है, कैसा है, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है तो 13 मीटर यानी 12.9 मीटर और 8 मीटर यानी लगभग 42 फीट। और अगर मीटर गेज और नैरो गेज है तो कितना, मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए कितना, 12 मीटर यानी 11.8 मीटर यानी 39 फीट की रेल हम बनाते हैं। यही हमारी आपकी लास्ट डे बातचीत हुई थी कि भाई इतने मीटर की रेल हम बनाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि रेल की लेंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए रेल की? ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये कई सारी फैक्ट्स पर डिपेंड करता है और उन फैक्ट्स को हमें एक-एक करके बात करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, थ्योरेटिकली लॉन्गर इज द रेल, जितनी लंबी रेल बनाएंगे नंबर ऑफ ज्वाइंट उतने कम आएंगे, और ट्रैक की कॉस्ट भी उतनी ही कम आएगी और ट्रैक की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जोड़ जितने कम होंगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये भी कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली द लॉन्गर इज द रेल, लेसर वुड बी द नंबर ऑफ ज्वाइंट फिटिंग रिक्वायर्ड एंड द लेसर द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा। ये बातें हमारे दिमाग में, इसका मतलब हमें रेल को बहुत लंबा बना लेना चाहिए, जितना पॉसिबल उतना लंबा बना ले। लेकिन सर जी, थर्मल एक्सपेंशन का भी तो आपको ख्याल रखना है, जिसे आपको आगे चलकर मैं लॉन्ग वेल्डेड रेल में बताऊंगा कि ब्रीदिंग लेंथ, नॉन ब्रीदिंग लेंथ, इसके बारे में थोड़ी हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन इधर देखिए, थोड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉन्गर रेल्स आर इकोनॉमिकल एंड प्रोवाइड स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड। द लेंथ ऑफ रेल इज हाउ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कह रहे हैं कि भाई देखो, जितनी लंबी रेल होगी नंबर ऑफ ज्वाइंट उतने ही कम होंगे, और नंबर ऑफ ज्वाइंट जितने कम होंगे इसका परिणाम ये होगा कि ट्रैक की मेंटेनेंस कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब उतने ही कमाएंगी और ट्रैक की स्ट्रेंथ उतनी ही बेहतर होगी, ट्रैक की स्टेबिलिटी उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रेल की लंबाई पर हम नियंत्रण करते हैं। वो कारण क्या है? पहला कारण, फर्स्ट रीजन हम कह रहे हैं कि लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्गर रेल, पर्टिकुलरली ऑन कर्व। कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर आप बात करें कि भाई जितनी लंबी रेल बनाएंगे तो उस रेल का ट्रांसपोर्टेशन आपको कहीं, जहां आप फैक्ट्री में बनाएंगे वहां से साइट तक ले आना होगा। ले आने के दो मीडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो रेल का खुद ट्रांसपोर्ट मीडियम हो या फिर ट्रेन के बजाय बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। बस इन द सेंस ट्रक या रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लीजिए, तो आप वो अडॉप्ट करेंगे। और जो भी अडॉप्ट करेंगे उसमें एक निश्चित लंबाई के व्हीकल को ही हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज मान के चलते हैं। तो बहुत ज्यादा लंबी रेल बनाने का एक तो ये भी मसला फंसेगा कि भैया हम उतनी लंबी रेल का ट्रांसपोर्टेशन करें कैसे, और खास करके कर्व वाली रेल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें। ठीक है, तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात करते हैं, कह रहे हैं सेकंड बात में कि डिफिकल्टीज इन मैन्युफैक्चरिंग वेरी लॉन्ग रेल। कह रहे हैं कि भैया एक तो उत्पादन में भी समस्या आएगी ना, कि जितनी लंबी रेल बनाएंगे तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, उतनी लंबी रेल निर्मित करने के लिए भी तो समस्या आपके सामने आएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं डिफिकल्टीज इन एक्वायरिंग बिगर एक्सपेंशन ज्वाइंट फॉर लॉन्ग रेल। अब तुम सोचो कि जितनी लंबी रेल होगी, जब दो रेल को आप आपस में जोड़ोगे तो यहां पर जो एक्सपेंशन ज्वाइंट आएगा ड्यू टू थर्मल चेंजेस, थर्मल स्ट्रेस जो चेंजेस आएंगे, सर यहां पर एक्सपेंशन ज्वाइंट में गैप ज्यादा देना पड़ेगा, और इस गैप को कैसे ओवरकम करेंगे भाई? इसके लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए। आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा कि भैया रेलवे ट्रैक पर हम जो जोड़ देते हैं, ठंडियों में उनमें गैप क्या होता है, कम हो जाता है, गर्मियों में ज्यादा हो जाता है। तो तुम सोचो कि वो गैप का भी कुछ अगर प्रावधान नहीं रखोगे, जितनी लंबी रेल बनाओगे गैप की वैल्यू उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एक समस्या वहां भी आएगी। दूसरी बात करते हैं कि हैवी इंटरनल थर्मल स्ट्रेस। हैवी इंटरनल थर्मल स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो थर्मल स्ट्रेस आता है ई अल्फा टी, वो भी तो ज्यादा आएगा। थर्मल स्ट्रेस वो भी तो ज्यादा आएगा, और फिर ट्रैक की स्टेबिलिटी पर सवाल पैदा होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बहुत लंबी रेल हमारे लिए सुविधाजनक भले है, हम भले ही जितनी लंबी रेल बनाएंगे उतना ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा सर, ट्रैक की कॉस्ट कम देखने को मिलेगी, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, आसानी से
क्या कर सकते हैं हम, सरल भाषा में कहें तो कंफर्टेबल राइड मिलेगी आपको, आसानी से आपका व्हीकल उस पर मूव कर सकेगा। लेकिन फिर भी हम बहुत लंबी रेल नहीं बनाते, इसके कई कारण हैं, उनमें 4 प्रमुख कारण हैं। 4 प्रमुख कारण में मैंने पहला कारण बताया कि भैया ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे इस रेल के, खास करके कर्व रेल को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। दूसरी बात पे कही कि भैया डिफिकल्टी होगी आपको, किसके लिए, बहुत लंबी रेल मैन्युफैक्चर करने पर कंपनी में भी। तीसरी बात मैंने आपसे कही कि भाई ऐसा है कि अगर आप बहुत लंबी रेल बनाएंगे तो एक्सपेंशन ज्वाइंट जब बनाएंगे वहां रेल में जोड़ प्रोवाइड करेंगे जहां भी, तो ज्वाइंट में एक्सपेंशन ज्वाइंट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर उसके लिए कोई प्रावधान आपके पास नहीं बचेगा। फिर हमारे आपके सामने अगली चर्चा आई, हमने कहा कि भाई थर्मल स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे और जिसकी वजह से ट्रैक की स्टेबिलिटी पर सवाल पैदा होंगे, ट्रैक स्टेबल नहीं रहना चाहेगा। तो सर ये 4 समस्याएं हैं जिनको लेकर हम बहुत लंबी रेल का निर्माण नहीं करते। इंडिया में ब्रॉड गेज के लिए, किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए 12.8 नियरली 13 मीटर, हाँ, और मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए कितना, 11.8, हाँ, नियरली कितना सर, 12 मीटर की रेल हम आप बनाते हैं। अभी तो यही प्रावधान चल रहा है। आप जानते हैं, जबकि यूएसए और यूके जैसे देश जो हैं वो लगभग 30 मीटर तक की रेल का प्रयोग कर रहे हैं। हम यहां लिख देते हैं यूएसए एंड यूके are using rail up to 30 मीटर लेंथ, 30 मीटर रेल, हाँ, लंबाई तक की रेल का वो लोग अभी प्रैक्टिकली प्रयोग कर रहे हैं, जबकि इंडिया में अभी हम आप कितना कर पा रहे हैं, हाँ, लगभग मैक्सिमम लेंथ की बात की जाए तो 13 मीटर तक का लेंथ हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन आगे चलकर अभी कुछ समस्याएं हैं जिनको अगर हम लोग देखें तो सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भिलाई प्लांट जो है, वो भिलाई प्लांट कह रहा है कि भाई अब आगे चलकर हम लगभग 130 मीटर तक की लॉन्ग रेल बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहां मैंने पॉइंट में मार्क करके लिख रखा है कि टेकिंग द अबव फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन इंडियन रेलवेज हैज स्टैंडर्डाइज्ड द रेल लेंथ, कितना बताया भाई, 13 मीटर 42 फीट, फॉर द ब्रॉड गेज एंड 12 मीटर एंड फॉर नैरो गेज एंड मीटर गेज। इंडियन रेलवेज आल्सो प्लानिंग टू यूज 39 मीटर एंड इवन लॉन्गर रेल्स इन इट्स ट्रैक सिस्टम, वो इसका भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नाउ 65 मीटर एंड 78 मीटर लॉन्ग रेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट सेल। कह रहा है कि भिलाई का जो सेल प्लांट है ना, वो अभी 65 मीटर और 78 मीटर तक के भी रेल प्रोड्यूस कर रहा है और उसका प्लान है कि आगे चलकर जो है ये अपनी संस्था जो है 130 मीटर तक का लगभग रेल लेंथ प्रोड्यूस करेगा। तो इन समस्याओं को भी वो ध्यान में रखकर अब रेल की लंबाई को कितना, 130 मीटर तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है इंडिया में वो है कितने मीटर सर, 13 मीटर का, किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, और आपके मीटर गेज और नैरो गेज के लिए कितना चल रहा है सर, 12 मीटर का चल रहा है। तो ये हिसाब किताब है। ये आप हमसे एक बात कहेंगे सर ये 11.8 और ये 12.8 जो आप लिख रहे हैं इसका क्या हिसाब किताब, देख भाई कई ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जहां ये रेल लेंथ इसी पॉइंट वाले वैल्यू में लिखे हुए हैं, राउंड ऑफ करके वो नहीं लिख रहे हैं, तो आप भी राउंड ऑफ करके मत लिखिए, आप ऐसा ही मान के चलिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें कि भाई जब रेल बना ली हो, रेल तो आपकी बन के आ गई, लेकिन अब रेल क्या आपके सारी जरूरतों को, मतलब क्या रेलवे ट्रैक पर आने वाली सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाने में कैपेबल है या नहीं, इसके लिए आपको रेल के टेस्ट करने पड़ते हैं, और जिनमें कुल 7 महत्वपूर्ण परीक्षण हैं जिनके बारे में मैंने यहां मेंशन करके एक एक करके बताया है। आपको इन टेस्ट को नहीं जानना है, टेस्ट करना भी नहीं है, लेकिन इन टेस्ट के नाम जरूर जानने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कि कौन सा टेस्ट रेल के लिए करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं। जैसे गुप्ता एंड गुप्ता साहब का जब उठाइएगा तो आप उनका चौथा, पांचवा, ऐसे कई प्रश्न है जहां पर इन्होंने ऐसा पूछ रखा है कि बता भाई कौन सा रेल हम इस्तेमाल करते हैं या कौन सा नहीं करते हैं टेस्ट रेल के लिए। तो इधर हम बता रहे हैं कि अगर रेल जब आप बनाकर ले आए हैं तो आपकी रेल आपकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा या नहीं, इसकी जांच पड़ताल के लिए हमें कुल 7 प्रकार के टेस्ट करने होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के टेस्ट करने होते हैं, जिनमें पहला टेस्ट अगर देखें केमिकल एनालिसिस टेस्ट है। क्या है, केमिकल एनालिसिस टेस्ट, यानी केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। हम पहले ये टेस्ट करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि रेल का केमिकल कंपोजिशन जैसा कि मैंने पीछे बताया वैसा है या नहीं। दूसरा टेस्ट करते हैं टेंसाइल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट। और टेंसाइल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि भैया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी,
रेल की वो निकालते हैं। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आप याद कर लीजिएगा 72 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर। कितना? 72 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर। इससे कम का आ रहा है तो आपका रेल आपके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। वो भी याद रखिएगा कब? मिनिमम इलोंगेशन जब 14% हो, और मीडियम मैग्नीज रेल के लिए कितना? 12%। अगर ये है तो मान लीजिएगा कि सर इलोंगेशन इतने पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 72 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर, ये आनी चाहिए। ठीक है, तो हिसाब किताब क्लियर रखिएगा, एकदम ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं सल्फर, हाँ, सल्फर प्रिंट टेस्ट। ठीक, अगला टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट, और ये इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, ये दोनों हम इसका करते हैं कि हार्डनेस टेस्ट का पता भी लगाते हैं और इसकी जांच पड़ताल करके डेटा भी लिख के रखते हैं। अगला फॉलिंग वेट टेस्ट, और इसी टेस्ट को हम कहते हैं टप टेस्ट। क्या कहते हैं? टप टेस्ट, TUP। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बता भाई कौन सा टेस्ट नहीं करते, तो नाम ही जानना है आपको, नाम जानते रहिए, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला करते हैं हाइड्रोजन कंटेंट। क्या करते हैं? हाइड्रोजन कंटेंट। एंड लास्ट वन इज इंक्लूजन रेटिंग लेबल। ये 7 टेस्ट जो हैं, सिर्फ इनके नाम जानने हैं आपको। ये परीक्षण हम लोग इंडियन रेलवेज में रेल के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए करते हैं कि भाई ये रेल हमारी शर्तों को फुलफिल करेगी या नहीं। ठीक, इतनी बातचीत हमारी आपकी चलती है। अब नेक्स्ट चर्चा में अगर हम लोग आए, अपनी अगली बात करें, तो अगली बात में हम एक चीज कह सकते हैं। देखो आगे चलकर मुझे 2 बात आपको और पढ़ानी है, लॉन्ग वेल्डेड रेल और शॉर्ट वेल्डेड रेल। ये हमें आपको पढ़ाना है, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। अच्छा, एक जरूरी बात है कि किसी रेलवे ट्रैक के लिए रेल का सिलेक्शन कैसे और किन आधारों पर किया जाता है, थोड़ा हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए कि रेल का चयन करने के लिए किन किन शर्तों को हमें आपको फुलफिल करना चाहिए। तो हम यहां चले तो एक पॉइंट ले लेते हैं भाई। यहां तो अपना टॉपिक बड़ा सिंपल है, सिलेक्शन ऑफ रेल। क्या टॉपिक है? सिलेक्शन ऑफ रेल। किसी रेलवे ट्रैक के लिए रेल का चुनाव कैसे करते हैं? तो रेल का चुनाव करने के लिए ये एक बात पर डिपेंड नहीं करता, कई सारी बातें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, कई सारी बातों पर। तो किन किन बातों पर करता है? कुल 6 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर रेल का चयन डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रेल फॉर अ पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन of rail for a particular railway track डिपेंड्स ऑन। तो किन पर डिपेंड करता है? पहला टॉपिक कि आप स्पीड ऑफ मूवमेंट कैसा चाहते हैं, हाँ, कितना वेलोसिटी चाहते हैं। तो मैंने पीछे बताया था जैसे 160 kmph तक, हाँ, फिर 130, तो 60 kg पर मीटर रेल, 52 kg पर मीटर रेल, आपको बताया था 100 kg तक के लिए स्पीड के लिए। तो पहला है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड डिसाइड करेगी कि सर किस तरह का आप क्या करें, है, किस तरह का आप क्या करें कि रेल का चयन करें। दूसरी बात करते हैं, सेकंड बात, और सेकंड बात अपनी ये है कि स्पीड के साथ दूसरी जो बातचीत है अपनी, वो दूसरी है गेज ऑफ द, गेज ऑफ द ट्रैक। क्या है? गेज ऑफ द ट्रैक, गेज ऑफ द ट्रैक। अभी गेज पर हमारा आपका लेक्चर होना बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में 4 महत्वपूर्ण गेज चलते हैं, बाकी गेज तो और भी हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण गेज इंडिया में चलते हैं, और अधिकतर गेज जो है वो ब्रॉड गेज टाइप है। यहाँ मीटर गेज है, नैरो गेज है, और साथ में स्टैंडर्ड मेट्रो गेज भी है। तो हमें इन सब के बारे में जानना है कि गेज क्या होती है, किसकी कितनी वैल्यू होती है, और कैसे गेज का चयन किया जाता है। तो ये आगे चलकर हम सीखेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है कि ये जानते रहिए कि भाई रेल का चुनाव करते समय गेज भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है। जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि भैया ब्रॉड गेज है तो 60 kg पर मीटर रेल, 52 kg पर मीटर रेल, और 45 mr या 90 r यानी 90 पाउंड पर यार्ड वाली रेल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो 3 मैंने बताए थे आपको।
याद है? अच्छा, वही मीटर गेज में बताया कि 90 आर, 75 और 60, तो वो बताया मैंने आपको। आगे चलकर फिर हम लोग बात कर रहे थे कि हमने चर्चा की नैरो गेज के लिए तो 50 आर यानी 25 एमआर रेल का यूज करना चाहिए। तो देखो यहां से हमें एक आइडिया लग रहा है कि कौन सा रेल किस प्रकार के ट्रैक के लिए यूज किया जाना चाहिए। ये दो बात तो हो गई। तीसरी बात जो आएगी, थर्ड पॉइंट जो बड़ा जरूरी है, वो है एक्सल लोड एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। एक्सल लोड एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। एक्सल लोड एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक कहने का क्या मतलब है? मैंने देखो पीछे ही बताया था कि ट्रेन का एक्सल लोड जितना ज्यादा होगा उतना हैवी रेल सेक्शन आपको चुनना होगा, और इसके लिए मैंने एक थंब रूल भी बताया था कि वेट ऑफ रेल अपॉन लोकोमोटिव एक्सल लोड दोनों को टन में ले लीजिए तो बराबर होना चाहिए 1/510 के। तो वो एक थंब रूल भी बताया था, वहां से हम लोग यहां से सीख पाएंगे कि यह भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। अगला है टाइप ऑफ रेल सेक्शन, फोर्थ टाइप ऑफ रेल सेक्शन। टाइप ऑफ रेल सेक्शन। अब मैंने आपको 3 तरह के रेल सेक्शन बता रखे हैं, आपको याद हो अगर तो मैंने कुल आपको कितने तरह के रेल सेक्शन बता रखे हैं? 3 तरह के रेल सेक्शन बता रखे हैं। याद है आपको कितने तरह के रेल सेक्शन बता रखे हैं? 3 तरह के, याद है ना? डबल हेडेड, बुल हेडेड, और फिर कौन सा? डबल हेडेड, बुल हेडेड, और कौन सा? फ्लैट फुटेड। और फ्लैट फुटेड रेल को ही आप क्या मानते हैं? हाँ, फ्लैट फुटेड रेल को ही क्या मानते हैं आप कि भाई यही आपकी क्या है? स्टैंडर्ड रेल है। यही आपकी क्या है? स्टैंडर्ड रेल है, तो आप यही मानते हैं। तो ये हिसाब किताब हमारा वहां से बन गया था। लेकिन एक बात जानते रहिएगा कि इन तीनों रेल का जो आपने बताया कि स्टैंडर्ड रेल आपकी फ्लैट फुटेड है, तो इनमें भी कुछ कॉमन बातें हैं, इन तीनों में कुछ कंपेरिजन है, जो कंपेरिजन हम यही कर लेना चाहेंगे। तो हम इस कंपेरिजन को यहां ले आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पॉइंट है। हाँ जी, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पॉइंट है। तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेना चाहें अगर हम, तो हम तीनों पर चर्चा करते हुए हम लोग बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं इन पर और देखते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, जैसे आपकी कौन सी रेल हो? फ्लैट फुटेड रेल हो। कौन सी रेल हो? फ्लैट फुटेड। अब देखिए तीनों में कंपैरिजन करना चाहते हैं हम आप, तो कंपैरिजन तो बड़ी सिंपली हो सकता है, और कंपैरिजन को करने का भी तरीका हमारे पास बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो हम रेल की प्रॉपर्टीज को लेकर बात करें कि किस तरह की प्रॉपर्टीज। अगर जैसे आप कौन सा रेल इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लैट फुटेड या फिर बुल हेडेड या डबल हेडेड, तो हम इन दोनों को ही लेकर चलते हैं कि आप कैसे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से ये बातें हैं। मैं एकदम सिंपल कहूं कि जैसे प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी बात कीजिए लेइंग एंड रिलेइंग की, मतलब बिछाना और उखाड़ना ट्रैक को, तो आप समझिए कि फ्लैट फुटेड रेल में आसानी से बिछाया भी जा सकता है और फिटिंग करके आसानी से बिछाया भी जा सकता है और आसानी से उसे ट्रैक से हटाया भी जा सकता है, यानी फिटिंग और रिमूवल दोनों आसान है। फिटिंग और रिमूवल दोनों के दोनों आसान है। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई फ्लैट फुटेड रेल में चेयर की आवश्यकता नहीं होती, जैसा मैंने पीछे बताया था आपको कि चेयर की जरूरत हमें आपको पड़ती है किसमें? डबल हेडेड और बुल हेडेड में, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लेइंग और रिलेइंग आसान है। जबकि इसमें देखो डबल हेडेड और बुल हेडेड में लेइंग और रिलेइंग डिफिकल्ट होगी। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें दूसरा पॉइंट लेकर कि स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, तो फ्लैट फुटेड रेल के एक एक बिट का फुल यूटिलाइजेशन होता है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होती है उसमें और स्टिफनेस भी ज्यादा प्राप्त होती उतने ही वेट स्टील के लिए, जबकि डबल हेडेड और बुल हेडेड में थोड़ा सा वेस्ट जाता है, इसलिए जो है स्ट्रेंथ और क्या है स्टिफनेस दोनों कम आती है किसी एक पर्टिकुलर वेट के लिए। यानी अगर हम सरल भाषा में बात करें तो किसी पर्टिकुलर वेट के लिए डबल हेडेड और बुल हेडेड की तुलना में फ्लैट फुटेड रेल ज्यादा स्ट्रेंथ वाली और ज्यादा स्टिफनेस वाली होगी। ठीक है, चलिए तो ये चर्चा हमने यहां तक अगर कर ली है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट की बात करें तो इसमें जो है फास्टनिंग की जरूरत भी कम पड़ती है,
सस्ता पड़ता है, तो आपको चेयर इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती, तो फ्लैट फुटेड रेल की इनिशियल कॉस्ट जो होगी वो क्या होती है, कम। जबकि डबल हेडेड और बुल हेडेड की इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। वजह क्या है, उसमें चेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है रेल को स्टेबली ट्रैक पर फिट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट, अरे चेयर वगैरह नहीं लग रही तो मेंटेन भी कम ही चीजें करनी होंगी, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है फ्लैट फुटेड का कम होता है, जबकि डबल हेडेड और बुल हेडेड का ज्यादा होता है। यही कारण है कि इंडियन रेलवेज ने आइडियल रेल के तौर पर या स्टैंडर्ड रेल के तौर पर किसका चुनाव किया, फ्लैट फुटेड रेल का। किसका चुनाव किया भाई, फ्लैट फुटेड रेल का। तो ये बात आप समझ लीजिए इतनी। हाँ, तो इतनी बातों अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम लोग एकदम चर्चा में चलते हैं और इस बात को हाँ आगे ले आते हैं, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, अब इतनी बात अगर हमारी आपकी हो गई है, तो हम अगर अपने पिछले पॉइंट्स को देखें तो रेल का सिलेक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है किसी ट्रैक के लिए। तो चार बातें तो मैंने आपको बता दी कि स्पीड, दूसरा गेज, तीसरा एक्सल लोड एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, और चौथा जो है टाइप ऑफ रेल सेक्शन। इनके अलावा भी कई सारी बातें हैं जिन पे आपके ट्रैक का चयन डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी बातें हैं भाई, उस पर भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। तो एक और बात है, वो बात क्या है भाई, सबसे जरूरी, कि टाइप ऑफ रेल सेक्शन तो आपका हो गया, लेकिन अगला है स्लीपर स्पेसिंग। पांचवा है स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। आप कहेंगे स्लीपर की स्पेसिंग कैसे, हमने कहा भाई देखो, ये जो स्लीपर आप रेलवे ट्रैक पर ये जो ट्रांसवर्स मेंबर बिछाते हैं आप, हाँ ये जो ट्रांसवर्स मेंबर बिछाते हैं, किसी कलर में ले लेते हैं, ये जो ट्रांसवर्स मेंबर बिछाते हैं, इन्हीं ट्रांसवर्स मेंबर्स को आप क्या नाम देते हैं, स्लीपर नाम देते हैं। और इनकी स्पेसिंग भी ये स्पेसिंग भी डिसाइड करेगी कि कितना हैवी रेल सेक्शन यहाँ लगना चाहिए। तो एक बात पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए आप बताइएगा कि स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी जो है रेल के चयन का एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। कैसे रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, आगे चलकर इनको हम लोग स्पेसिंग ऑफ स्लीपर वाले टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, मैक्सिमम परमिशिबल वियर, सिक्स्थ पॉइंट है मैक्सिमम परमिशिबल वियर। हाँ, कि कितना परसेंटेज रेल के टॉप का या फिर साइड का घिसन कितना मैक्सिमम परमिशिबल है, इस बात से भी हम रेल का चयन डिसाइड करते हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज वियर होगा, मतलब रेल का हेड का थिकनेस उतना ही ज्यादा रखना होगा आपको। और मैंने आपको पीछे टेबल में बता रखी है कि भैया उस समय आपको किस तरह का रेल का चयन करना होगा। इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक के लिए आपको रेल का चयन करने में मदद करेंगे। ठीक है, यानी अभी तक जो हम लोग बातचीत किए हैं, उन बातचीत का समरी अगर हम लोग निकाल कर देखें तो हम ये देख पाएंगे कि रेल क्या है, रेल का कंपोजिशन क्या होता है, कितने तरह की रेल आती है, स्टैंडर्ड रेल जो है उसका ब्रांडिंग कैसे करते हैं, मार्केट में वो जो आती है तो उसका साइज, मार्केट इन द सेंस इंडियन रेलवेज के लिए पर्टिकुलरली जो साइज आता है वो साइज कितना होता है, डायमेंशन क्या होते हैं, और साथ में किस प्रकार के ट्रैक पर कौन सा रेल प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात हमारी आपकी जो ये आई कि रेलवे का चयन, यानी रेल का चयन कैसे किया जाए, तो इस पर भी हमने चर्चा की। और रेल के चयन के लिए आप रेल का टेस्ट भी करेंगे कि टेस्टिंग के दौरान रेल कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। तो इस टेस्ट की जांच पड़ताल के लिए भी मैंने आपको कुल 7 टेस्ट सुझाए हैं जिन टेस्ट का आपको प्रयोग करना चाहिए। अब इतनी बातें हमारी आपकी हो गई, तो अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और नेक्स्ट टॉपिक पर अगर अपनी बात करें हम, नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम अपनी बात करें तो हमको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, याद रखिएगा। जैसे अगर तुमसे यहां कोई पूछे, यहां कि भाई एक बात बताइए, क्या एक्सल लोड और नेचर ऑफ रेल के वेट में कैसा संबंध होगा, तो बोल लो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एक्सल लोड उतना हैवी रेल सेक्शन, जितना ज्यादा स्पीड ऑफ मूवमेंट उतना हैवी सेक्शन, जितनी बड़ी गेज उतना हैवी सेक्शन, जितनी बड़ी गेज उतना हैवी सेक्शन। नेक्स्ट बात करें अगर, तो जिस जिस तरह का मेंटेनेंस कॉस्ट चाहते हैं या आप जैसी चीजें आगे चलकर चाहते हैं, उसी हिसाब से आप रेलवे ट्रैक का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी और इन्हीं के हिसाब से आप रेल का चयन करेंगे। ठीक है, अच्छा।
माफी चाहते थे, एक अर्जेंट कॉल थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो हमने आपको किसी रेलवे ट्रैक के लिए रेल के चयन पर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो बताई। अब जो जरूरी पॉइंट है आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बड़ा सिंपल ये है कि भाई हमें एक बात बताइए कि क्या रेल में डिफेक्ट भी होते हैं। हाँ, डिफेक्ट्स मतलब समझते हैं ना, दोष, कमियां। तो रेल में क्या क्या कमियां हो सकती हैं और कितने स्टेज में आती हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स इन रेल। तो अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक बड़ा सिंपल है, वो है डिफेक्ट्स या रेल डिफेक्ट्स। क्या नाम दे दीजिए? रेल डिफेक्ट्स। हाँ, क्या नाम दे दीजिए? रेल डिफेक्ट्स। रेल में क्या क्या दोष होते हैं? देख भाई, रेल में जो दोष होते हैं उनको हम अलग अलग 3 क्राइटेरियाज में लेकर चलेंगे। पहला क्राइटेरिया हमारा जो होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा डिफेक्टिव रेल स्टील। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? डिफेक्टिव रेल स्टील। डिफेक्टिव रेल स्टील की मतलब रेल के स्टील का ही जो केमिकल कंपोजिशन है वही डिफेक्टेड है। तो एक तो ये हिसाब किताब चलेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट जो अपना चलता है, सेकंड पॉइंट अगर इसकी बात हम लोग करें तो इसको बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट। ठीक, अच्छा, मतलब रेल की सतह पर क्या क्या दोष दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, और तीसरा जो है, तीसरे डिफेक्ट को हम कहते हैं सर्विस डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? सर्विस डिफेक्ट बोलते हैं। और रेल के दोषों को हम इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके आगे चलकर बात करेंगे, जिसमें आपको व्हील बर्न, बकलिंग ऑफ रेल, रोरिंग, किंकिंग, इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं थोड़ी देर बाद और फिर से मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यूएशन में लेकर चलूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं। और आज रेल वाला टॉपिक हम लोग फिनिश अप करके हम लोग गेज पर मूव करेंगे और साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि भाई बैलास्ट क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, इन सब तरफ धीरे धीरे चलेंगे। और जब आप पूरी कहानी बैलास्ट, रेल के एक एक कंपोनेंट को सही से समझ लेंगे तो एक समरी हम लोग पढ़ेंगे और समरी पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक पर, आफ्टर देन सिग्नलिंग और पॉइंट एंड क्रॉसिंग एंड मेंटेनेंस। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग फॉर ऑल एजेई एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे।